हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडू शाखा। ये है हमारा बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट 3। इससे पहले मैंने 2 वीडियो अपलोड किया हुआ है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार वो भी देख लीजिए। टोनी रॉबिन्स के अनुसार इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता है कि तुम कितनी गलती करते हो या कितने धीरे बढ़ रहे हो, उन लोगों से तो बहुत आगे हो जो कोशिश ही नहीं करते हैं। तो जीवन में कोशिश करना और मेहनत करना अनिवार्य है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये सेट। पहला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत का रैंक क्या रहा? इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में भारत का रैंक। तो भारत का रैंक था 42वां। ठीक है, ये सूचकांक जारी कौन करता है? तो इस सूचकांक को जारी किया जाता है यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा। इसमें प्रथम स्थान पे कौन आया? तो इसमें प्रथम स्थान पे आया था अमेरिका, दूसरे पे ब्रिटेन और तीसरे पे जो है फ्रांस। भारत की अगर स्कोर की बात करें तो भारत ने कितना स्कोर किया? तो इसमें भारत ने स्कोर किया था 38.64। ठीक है, भारत का पहला चावल एटीएम किस राज्य में शुरू किया गया है? इंडियाज फर्स्ट राइस एटीएम वाज लॉन्च इन विच स्टेट? तो पहला चावल एटीएम शुरू किया गया उड़ीसा के मंचेश्वर में। ठीक है, इसकी खासियत ये है कि 5 मिनट में 50 केजी अनाज जो है वितरण कर सकता है। उड़ीसा की बात करें तो यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है? तो यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं मोहन चरण मांझी। और यहाँ के जो है राज्यपाल रघुवर दास हैं। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल यूथ डे। एक होता है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस और एक होता है राष्ट्रीय युवा दिवस। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की बात करें तो 1999 में संयुक्त राष्ट्र ने घोषणा किया कि हर साल 12 अगस्त को जो है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाएगा। राष्ट्रीय युवा दिवस फिर कब मनाया जाता है? तो ये 12 जनवरी को मनाया जाता है। क्यों? तो इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इस दिन जो है विवेकानंद जी का जन्मदिन होता है, तो इसलिए उन्हीं के जन्मदिन के शुभ अवसर पे जो है राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2024 जो क्लीन एयर सर्वे अवार्ड है 2024, इसमें श्रेणी 2 में किस शहर को शामिल किया गया है? तो ये स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार की बात करें तो ये राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है और इसमें चयन जो है ये किस मंत्रालय की तरफ से है? तो ये होता है आवास और शहरी मंत्रालय की तरफ से, हाउसिंग एंड अर्बन मिनिस्ट्री। तो इसमें जो है 3 श्रेणियों में शहरों को बांटा गया है। श्रेणी 1 जिसमें 10 लाख से ज़्यादा की आबादी है, जैसे कि आगरा, जबलपुर, सूरत। तो जबलपुर, सूरत ये प्रथम श्रेणी के शहरों में आते हैं। श्रेणी 2 जिसमें 3 लाख से 10 लाख की आबादी है, इसमें फिरोज़ाबाद, अमरावती और झांसी। तो श्रेणी 2 में आता है झांसी। उसके अलावा श्रेणी 3 की बात करें जिसमें 3 लाख से कम आबादी है, जैसे कि रायबरेली, नलगोडा। तो ये सब जो श्रेणी 3 में शामिल हैं। शिक्षा विषय है संघ सूची का, राज्य सूची का, समवर्ती सूची का या कोई नहीं? तो देखिए, जो भारतीय संविधान है इसमें 12 अनुसूचियां हैं। 12 अनुसूचियों में से जो 7वीं अनुसूची है इसमें किस बात का जिक्र है? तो इसमें बोला गया है केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच शक्तियों के विभाजन जो हुआ ना उसके बारे में इसमें जानकारी दी गई है, जिसके अनुसार कुछ चीज़ों पर सिर्फ केंद्र सरकार कानून बना सकता है। तो जो चीज़ें जिस पर सिर्फ केंद्र सरकार कानून बना सकता है उसको कहते हैं संघ सूची या फिर यूनियन लिस्ट। जैसे कि पैसे से जुड़ा जो भी मामला रहेगा उस पर केंद्र सरकार कानून बनाएगा। सुरक्षा दृष्टिकोण से, संचार के मामले में, तो इस सब पे जो है केंद्र सरकार कानून बनाता है। फिर कुछ चीज़ों पे राज्य सरकार कानून बनाएगा। तो जिन चीज़ों पे राज्य सरकार कानून बनाता है उसको बोलते हैं राज्य सूची, स्टेट लिस्ट। जैसे कि पुलिस हो गया, हेल्थ हो गया, स्वास्थ्य, तो इन सब पे राज्य सरकार कानून बनाती है। फिर है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची का मतलब क्या हुआ? वो चीज़ें जिस पे केंद्र सरकार भी कानून बना सकता है और राज्य सरकार भी कानून बना सकती है, जैसे कि शिक्षा। तो शिक्षा जो है ये समवर्ती सूची का हो गया। इसके अलावा जो है पर्यावरण से जुड़ा जो भी कानून है दोनों बना सकते हैं। अच्छा, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो तीनों ही लिस्ट में शामिल नहीं हैं, तो उन चीज़ों को कहते हैं अवशिष्ट सूची या फिर रेसिडुअल लिस्ट। अब इस अवशिष्ट सूची पे कानून कौन बनाएगा? तो अवशिष्ट सूची पे कानून बनाया जाता है केंद्र सरकार के द्वारा। होता क्या है, जैसे जब संविधान बना तो उस समय इंटरनेट तो था नहीं, तो उस समय इंटरनेट का जिक्र नहीं किया गया। लेकिन आज के समय इंटरनेट है, तो अब इंटरनेट से जुड़ा हुआ जो भी कानून होगा वो कौन बनाएगा? तो वो बनाएगा यूनियन, केंद्र सरकार।
कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र का सदस्य नहीं है? संयुक्त राष्ट्र की बात करें तो 24 अक्टूबर 1945 को जो है संयुक्त राष्ट्र का गठन किया गया। इसमें आज के समय 193 देश जो है सदस्य देश हैं, ठीक है, जिसमें अफगानिस्तान आता है, पूर्वी तिमोर आता है, मैसेडोनिया आता है। लेकिन ताइवान की बात करें तो ताइवान जो है ना आधिकारिक तौर पे जो है ये चीन गणराज्य के रूप में माना जाता है, मतलब चीन के अंदर ही इसको माना जाता है। हालांकि ताइवान ने जो है 1971 के समय जो है बोला था कि मुझे भी सदस्यता दो, लेकिन संयुक्त राष्ट्र उसको चाइना का ही भाग देखता है, तो इसलिए जो है ताइवान संयुक्त राष्ट्र का सदस्य नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? जल संधि, जल का संकीर्ण मार्ग जो दो बड़े जलाशयों को जोड़ता है, तो जल संधि सही है। जैसे कि जो दक्षिणी भारत है, दक्षिण भारत और इधर जो है श्रीलंका, ठीक है, तो दोनों के बीच जो पतला सा मार्ग है जल का, तो इधर है बंगाल की खाड़ी और इधर है अरब सागर, तो दोनों को जोड़ने वाला पतला सा मार्ग जल संधि कहलाता है, ठीक है। जैसे कि बात करें पाक जल संधि हो गया या मलक्का जल संधि। मलक्का जल संधि कहाँ है? इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच में। बेरिंग जल संधि अलास्का और रशिया के बीच में। इस्थमस, दो बड़े भागों को जोड़ने वाला भूमि की संकरी पट्टी, तो दो बड़े भागों को जो पतला सा जमीन के द्वारा जोड़ा गया है तो उसको इस्थमस कहते हैं, तो ये भी ठीक है। तो ऑप्शन ए और बी दोनों ही यहाँ पर सही है। दांदेली वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? दांदेली वन्यजीव अभयारण्य जो है ये कर्नाटक में है। कर्नाटक के काली नदी के तट पर जो है ये अभयारण्य स्थित है, और जो लोग पक्षी देखने में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं उनके लिए एकदम से स्वर्ग है, ठीक है। तो जिनको ज़्यादा पक्षियाँ देखनी है ना, यहाँ पे 200 से भी ज़्यादा प्रकार की पक्षी जो है देखने को मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित है? विक्रमशिला मठ। विक्रमशिला मठ की बात करें तो ये बिहार में है, बिहार के भागलपुर में है। ये बनाया किसने था विक्रमशिला मठ को? तो विक्रमशिला मठ बनवाया गया था धर्मपाल के द्वारा, जो पाल वंश के शासक थे, और ये मुख्य रूप से बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। हेमकुंड गुरुद्वारा की बात करें तो ये हिमाचल प्रदेश में नहीं बल्कि उत्तराखंड में है। अभी हाल ही में न्यूज़ में रहा जोशी मठ, तो जोशी मठ से लगभग जो है ये 40 किलोमीटर दूर है हेमकुंड गुरुद्वारा, ठीक है। यहाँ पर हेमकुंड झील भी है। अमरावती बौद्ध स्तूप की बात करें तो ये आंध्र प्रदेश में ही है, तो ये ठीक है। उसके अलावा उदयगिरी गुफाएं महाराष्ट्र में नहीं है, ये उड़ीसा में है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे जो है वो सही सुमेलित है। गुरु गोविंद सिंह की रचना का संपादन किस पुस्तक में किया गया है? तो गुरु गोविंद सिंह की रचना संपादन जो है ये दशम ग्रंथ में किया गया है। जो भी इनकी दिए गए शिक्षा वगैरह जो भी थी सबको जो है दशम ग्रंथ में शामिल किया गया है। द गर्ल ऑन अ ट्रेन पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो गर्ल ऑन ट्रेन पुस्तक के लेखक हैं पाउला हॉकिंस। ये एक तरीके से मनोवैज्ञानिक थ्रिलर उपन्यास है। निम्नलिखित में से कौन सा नदी मुख्य रूप से दक्षिण अफ्रीका में बहता है? नील नदी की बात करें तो नील नदी उत्तर पूर्वी अफ्रीका में बहता है, दक्षिण में नहीं। ऑरेंज नदी की बात करें तो ऑरेंज नदी जो है ये दक्षिण अफ्रीका में बहता है, तो बी जो है वो सही है। उसके अलावा जो है नाइजर नदी की बात करें तो ये पश्चिमी अफ्रीका में बहता है, और कॉन्गो नदी की बात करें तो पूर्व मध्य अफ्रीका में जो है ये बहता है। तो दक्षिण अफ्रीका में कौन सी नदी बहती है? तो ये जो है ऑरेंज नदी जो है ये दक्षिण साइड है। बहमनी राज्य की स्थापना किसने की थी? बहमनी राज्य की बात करें तो ये 1347 ईस्वी में जो है इस राज्य की स्थापना किया गया था। कहाँ पर? तो आज के समय दक्कन क्षेत्र में जो है ये स्थापित था। और इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो इसकी शुरुआत की गई थी अलाउद्दीन बहमन शाह के द्वारा जो है इसका शुरुआत किया गया था। और अलाउद्दीन बहमन शाह को जो है हसन गंगू के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है। आगे जाके 15वीं शताब्दी में क्या देखोगे ना, बहमनी साम्राज्य 5 स्वतंत्र राज्यों में विभाजित हो गया, जैसे कि गोलकुंडा, बीजापुर, बिदार, बेरार, अहमदनगर, तो ये 5 भागों में टूट गया था। इसके अलावा इस साम्राज्य में जो है फिरोज शाह बहमनी भी जो है शासक रहे, तो ये सब चीज़ें हैं। सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में यात्रा करने गई हैं, इससे पहले वो कितनी बार अंतरिक्ष में जा चुके हैं? तो सुनीता विलियम्स की बात करें तो अभी हाल ही में सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष से वापस भी आई हैं 9 महीने बाद, तो लगभग जो है ये 286 दिन जो है अंतरिक्ष में रहकर आ रही हैं। ये अकेली नहीं थी, इनके साथ थे बुच विल्मोर, ठीक है, और ये वापस जो भी आई हैं। इससे पहले उनको जो है 2 बार अंतरिक्ष में जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, ये मिलाकर 3 बार हो गया, ठीक है। इससे पहले वो 2 बार जा चुकी हैं अंतरिक्ष में। बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर
में क्या अंतर होता है? तो बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, ये ठीक है। जबकि बेकिंग पाउडर सोडियम बाइकार्बोनेट और टार्टरिक अम्ल है, ये भी ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट सही है, बेकिंग सोडा जो है सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, और जबकि बेकिंग पाउडर की बात करें तो ये सोडियम बाइकार्बोनेट और टार्टरिक एसिड का मिक्सचर होता है। ठीक है, टार्टरिक एसिड जो है टमाटर में पाया जाता है। बराक 8 मिसाइल प्रोजेक्ट को किस देश के तकनीक सहयोग से निर्मित किया गया है? तो बराक 8 की बात करें तो ये DRDO, जो भारतीय रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन है, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन जो है, उसने जो है इस मिसाइल को बनाया है। और साथ ही साथ इसमें सहयोग किसके द्वारा किया गया है? तो इजराइल के द्वारा। तो इजराइल के द्वारा जो है सहयोग किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा ए, इजराइल। ओके, DRDO की बात करें तो DRDO की स्थापना कब हुई थी? DRDO की स्थापना हुई थी 1958 में। ओके, और इसके अभी के अध्यक्ष कौन हैं? तो अभी के अध्यक्ष हैं समीर V कामत। वायु में प्रदूषक कार्बन मोनोऑक्साइड की अत्यधिक मात्रा में मोचन से मनुष्य के शरीर में ऑक्सीजन की आपूर्ति में कमी होने लगती है। ये अवस्था किस कारण उत्पन्न होता है? तो देखो, जब बंद कमरे में अगर कोयला या अंगीठी जला के सोया जाता है तो क्या होता है ना कि कार्बन को जलने के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से कार्बन और आधा ऑक्सीजन मिलेगा तो ये बना लेता है कार्बन मोनोऑक्साइड। और ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ना, हमारे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा से 300 गुना ज़्यादा तेज़ी से जो है हीमोग्लोबिन से जुड़ जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन की तुलना में 300 गुना ज़्यादा तेज़ी से जो है हीमोग्लोबिन से जुड़ जाता है, और इसी कारण पूरे शरीर में कार्बन मोनोऑक्साइड फैल जाएगा और व्यक्ति का दम जो है घुट जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अंतर शोषण में ली गई कार्बन मोनोऑक्साइड शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड बदल जाती है, ऐसा नहीं होता है। अंतर शोषण में ली गई कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन की तुलना में हीमोग्लोबिन के प्रति ज़्यादा बांध होता है, तो बिल्कुल 300 गुना ज़्यादा तेज़ी से जो है हीमोग्लोबिन से जुड़कर ये पूरे शरीर में फैल जाता है और दम घुटने से व्यक्ति जो है मरेगा। भारतीय उपग्रह श्रृंखला जिसका उपयोग दूरसंचार प्रणाली के लिए किया जा रहा है, तो दूरसंचार प्रणाली के लिए किया जाता है इनसेट, इंडियन नेशनल सैटेलाइट। इनसेट क्या होता है? इंडियन नेशनल सैटेलाइट, जिसको लॉन्च किया गया था 1983 में, और इसका मुख्य काम क्या था? दूरसंचार, मौसम संबंधी जानकारी, ये सब प्रोवाइड करना। 1911 दिल्ली दरबार के घोषणा में क्या शामिल नहीं था? 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ क्यों था? तो ये इसलिए हुआ था क्योंकि इस समय जो इंग्लैंड के किंग थे किंग जॉर्ज पंचम, वो यहाँ आए थे। तो उस समय इंग्लैंड के किंग थे जॉर्ज पंचम, 5th। ठीक है, तो जॉर्ज 5th जो है वो भारत आए थे अपनी पत्नी मैरी के साथ, और इस दौरान जो है यहाँ पे बहुत सारे लोग विरोध कर रहे थे बंगाल विभाजन का, तो इसीलिए बंगाल विभाजन को इस दौरान जो है रद्द कर दिया गया। तो 1911 में घोषणा में शामिल क्या नहीं था। तो पहली बात तो बंगाल विभाजन को रद्द किया गया। उसके अलावा बोला क्या गया कि जो बंगाल से बिहार और उड़ीसा को जो है ना सेपरेट कर दिया, अलग कर दिया जाएगा। तो ये भी है बिहार राज्य की स्थापना जिसमें उड़ीसा शामिल होगा, उड़ीसा भी शामिल होगा, तो ये भी ठीक है। बंगाल भाषी क्षेत्र को मिलाकर प्रांत बनाना, तो ये भी सही है। तो यहाँ पे तीनों सही है। कमज़ोर वर्ग के लिए पृथक निर्वाचिता, देखिए 1919 में मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म आया, और उस रिफॉर्म में उस जो कानून आया उसमें बोला गया कि जो मुस्लिम वर्ग है ना उसके लिए पृथक निर्वाचिता रखा जाएगा। तो 1909 के जो कानून में ये बात रखी गई। उसके अलावा 1932 में कमज़ोर वर्गों के लिए भी पृथक निर्वाचिता का ऐलान किया गया, तो 1932 में हुआ है, जिसके लिए गांधी जी ने जो है आंदोलन भी किया था। और उसके बाद पूना पैक्ट हुआ, और पूना पैक्ट के बाद जो है ये पृथक निर्वाचिता खत्म करके रिजर्वेशन का प्रावधान लाया गया। ठीक है, तो ये चीज़, तो कमज़ोर वर्ग के लिए पृथक निर्वाचिता 1932 में आया है, 1911 के दिल्ली दरबार में नहीं। उसके अलावा इसी समय जो है राजधानी शिफ्ट भी किया गया था। जैसे पहले राजधानी कलकत्ता हुआ करता था ना, तो 1911 में जो है राजधानी को शिफ्ट कर दिया गया दिल्ली। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत भारत में लद्दाख के सियाचिन क्षेत्र में स्थित है? तो भारत के लद्दाख के सियाचिन क्षेत्र में स्थित है माउंट K2। तो ऑप्शन जो है 2 वो सही हो जाएगा। माउंट K2 जो है ये लद्दाख के सियाचिन में स्थित है। ये काराकोरम रेंज में पड़ता है। ठीक है, उसके अलावा बात करें अन्नपूर्णा, तो अन्नपूर्णा नेपाल में है पूरी तरीके से। कुबारू पर्वत की बात करें तो ये पूर्वी नेपाल और भारत की सीमा पर है। ठीक है, पूर्वी नेपाल और भारत की सीमा पर जो है ये पहाड़ है। किरात चुली पर्वत की बात करें तो ये कहाँ है? तो ये सिक्किम और नेपाल के बीच में है। नोगरी आभूषण
किस अंग में पहना जाता है? ये किस होगा? नोगरी आभूषण जो है किस अंग में पहना जाता है? तो ये नोगरी होता क्या है? तो नोगरी होता है कंगन की तरह, ठीक है। तो चूड़ियों के साथ सेट बनाकर जो इसको पहनते हैं, तो ये हाथ में पहना जाता है और ये मुख्य रूप से जो है उड़ीसा, मध्य प्रदेश, इन क्षेत्रों में ज़्यादा पहना जाता है। रमेश, सुरेश, महेश मिलकर एक काम को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि रमेश सुरेश से 3 गुना तेजी से काम करता है और सुरेश महेश से 2 गुना तेजी से काम करता है, तो महेश अकेले उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? तो देखिए 3 व्यक्ति हैं, रमेश, सुरेश और महेश। बोला है कि सुरेश महेश से 2 गुना तेजी से, मतलब क्या है? अगर महेश एक काम करेगा तो सुरेश कितना काम करेगा? 2 गुना तेजी, मतलब 2 काम कर लेगा। और फिर बोला है रमेश सुरेश से 3 गुना तेजी से, मतलब सुरेश अगर 2 काम कर रहा है तो रमेश कितना कर लेगा? 3 गुना, तो 2 तिहाई 6 काम कर लेगा ये। तो ये चीज़ हो गया। तो रमेश 6 काम कर सकता है एक दिन में, सुरेश 2 काम कर सकता है एक दिन में और महेश 1 काम कर सकता है। तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे? तो तीनों मिलकर एक दिन में 6 2 8 और 1 9 काम कर लेंगे। लेकिन एक दिन का तो बात नहीं है, यहाँ बोला है 20 दिन। तो 20 दिनों में कितना कार्य हो जाएगा? तो 20 दिन में हो जाएगा 9 × 20 180 कार्य हो जाएगा। तो महेश को अगर करना है तो महेश एक दिन में एक कार्य करता है, महेश एक दिन में एक कार्य करता है, तो 180 कार्य कितने दिनों में करेगा? तो महेश 180 कार्य 180 दिनों में करेगा। तो ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। महेश एक कार्य एक दिन में कर रहा है तो 180 कार्य कितने दिनों में करेगा? 180 दिनों में। पृथ्वी तल के नीचे पिघले हुए पत्थर को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी तल के नीचे जो पिघला हुआ पत्थर होता है या फिर अर्ध पिघला हुआ रहता है, चट्टान होता है, इसको मैग्मा कहा जाता है, ठीक है। और मैग्मा ज्वालामुखी के द्वारा जो है बाहर निकलता है और यहीं जो है पत्थरों का निर्माण भी करता है, तो मैग्मा। निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली कुमुदिनी लाखिया की सबसे प्रसिद्ध नृत्य शैली है? कुमुदिनी लाखिया की बात करें तो ये अहमदाबाद गुजरात से थी और ये जो है कथक में इन्होंने महारत हासिल की थी। अगर भारत के शास्त्रीय नृत्य की बात किया जाए तो जैसे कथकली, मणिपुरी, कुचिपुड़ी, ओडिसी, भरतनाट्यम, ये सब जो है नृत्य शास्त्रीय नृत्य हैं भारत के। राज्यसभा में कितने सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष अवकाश ग्रहण करते हैं? तो प्रत्येक दूसरे वर्ष जो है ना, राज्यसभा के 1/3 सदस्य जो है वो रिटायर हो जाते हैं। तो 1/3 ऐसा क्यों होता है? देखो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लोकसभा की बात करें तो लोकसभा हर 5 साल पे भंग हो जाती है, उसके बाद फिर नया लोकसभा स्थापित किया जाता है। लेकिन राज्यसभा की बात करें तो ये कंटिन्यूस हाउस है, ये चलते रहेगा, ये कभी भंग नहीं किया जाएगा। लेकिन अब मान लो ऐसे ही जो सदस्य जुड़े हैं वो तो हमेशा ही चलते रहेंगे। तो सदस्यत्व को क्या किया जाता है कि हर 2 साल पे 1/3 सदस्य जो है रिटायर करवा दिया जाता है और 1/3 नए सदस्य को जोड़ लिया जाता है। इस तरीके से जो है ये हमेशा ही चलते रहेगा, कभी ख़त्म नहीं होगा। और एक सदस्य कितने सालों तक जा सकता है? तो एक सदस्य का सबसे ज़्यादा अधिकतम जो कार्यकाल होता है वो 6 साल का होता है। राज्यसभा में अगर हम सदस्य की बात करें, राज्य में कितने सदस्य हैं? तो ज़्यादा से ज़्यादा 250 सदस्य रह सकते हैं राज्यसभा में। लोकसभा में ज़्यादा से ज़्यादा कितने सदस्य हैं? तो 552 सदस्य। हालांकि 2019 में 2 एंग्लो इंडियन सीट को हटा दिया गया, तो अब जो है 550 सदस्य। हाल ही में डेरियन गैप चर्चा में रहा, ये किसको जोड़ता है? तो डेरियन गैप जो है ना, ये मध्य अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को जोड़ने का कार्य करता है। मुख्य रूप से ये उत्तरी कोलंबिया और दक्षिणी पनामा के घने जंगलों के बीच से होकर गुजरता है और लोग इसका इस्तेमाल करते हैं इलीगल तरीके से अमेरिका में घुसने के लिए। तो इसलिए खतरे का भी कहीं ना कहीं जो है सूची है, ठीक है। यहाँ से जो है घुसने में खतरा भी बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए ये चर्चा में रहा डेरियन गैप। लोकसभा में शून्यकाल अधिकतम कितने देर का हो सकता है? तो लोकसभा शून्यकाल अधिकतम से ज़्यादा जो है 1 घंटे का हो सकता है, ठीक है। 1 घंटे का जो है हो सकता है और ये होता कब से कब तक है? 12 बजे से लेकर जो है 1 बजे तक चलता है शून्यकाल। किस लिए लाया गया? तो ये जो ना प्रश्नकाल के बाद ये समय होता है जहाँ पर सदस्य बिना किसी सूची के, प्रश्नकाल में क्या होता है ना कि पहले आपको बताना पड़ेगा, क्वेश्चन आवर जो 11 बजे से स्टार्ट होता है तो उसमें आपको बताना पड़ेगा कि आप क्या क्या पूछने वाले हैं। लेकिन शून्यकाल में आपको कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, आप जो चाहें वो पूछ सकते हैं, लेकिन वो ज़रूरी वाला कोई भी मैटर जो ना वो ज़रूरी वाला मैटर होना चाहिए। तो शून्यकाल इसलिए लाया गया। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? गुजरात शेयर करता है बॉर्डर, पंजाब भी शेयर करता है, हरियाणा नहीं करता है, राजस्थान करता है। तो सी जो है वो सही जवाब है। हरियाणा जो है ये पाकिस्तान के साथ अपना बॉर्डर शेयर नहीं करता है। नाइट्रिक ऑक्साइड के प्रदूषण से निम्नलिखित में से क्या नहीं हो सकता है? मानव में श्वसन से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं, सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकता है,
पौधों में पर्णचिपी मतलब धब्बे धब्बे हो जाते हैं पत्तों पे, तो ये भी हो सकता है। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया द्वारा संरक्षक गैसों का उत्पादन, तो यहाँ पे क्या है कि कुछ भी चीज़ें जो है कोई रासायनिक प्रक्रिया में जो है कुछ अन्य ऐसे गैसों का निर्माण हो सकता है जो हमारे लिए नुकसानदायक हों, तो ये भी ठीक है। उसके अलावा जो है मानव में सिलिकोसिस, तो देखो सिलिकोसिस की बात करें तो ये सिलिकॉन के द्वारा होता है। सिलिकॉन जब मनुष्य सूंघेगा ना तब ये होता है मेनली सिलिकॉन, तो सिलिकोसिस जो है ये सिलिकॉन से होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड से नहीं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 26 नवंबर 2024 को भारतीय संविधान का संस्कृत एवं किस भाषा में अनुवाद अनावरण किया, तो ये इन्होंने जारी किया मैथिली भाषा में, ठीक है। 26 नवंबर की बात करें तो 26 नवंबर को होता क्या है, तो 26 नवंबर जो है ना ये संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि इसी दिन जो है हमारा संविधान बनके तैयार हो गया था, 26 नवंबर 1949 को, ठीक है, हमारा संविधान बनके तैयार हो गया था। इस दिन कुछ अनुच्छेदों को लागू किया गया, लेकिन कुछ अनुच्छेदों को बाद में लागू किया, पूरे संविधान को जो है ना बाद में लागू किया। कब लागू किया गया? 26 जनवरी 1950 में जो है पूरा संविधान लागू हुआ, बन के तैयार हो गया था इस दिन। 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर भी कर दिया था और उसके बाद कुछ अनुच्छेद लागू कर दिए गए, लेकिन पूरा संविधान लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। तो इस वर्ष जो है 2024 में भारतीय संविधान का संस्कृत और मैथिली वर्जन जो है ये लाया गया। प्रतिध्वनि को कम करने के लिए ऑडिटोरियम की छतों और दीवारों को किससे ढका जाता है? तो प्रतिध्वनि क्या होता है ना कि जो ऑडिटोरियम होता है तो साउंड इधर से उधर जाएगा, एक जगह से दूसरे टकराएगा और गूंज उत्पन्न करेगा, बहुत सारे गूंज उत्पन्न होंगे जिसको प्रतिध्वनि कहते हैं। तो इसको रोकने के लिए क्या किया जाता है? ऐसे चीज़ों का इस्तेमाल करो जो साउंड को एब्जॉर्ब कर ले, सोख लेगा तो साउंड एक गूंज क्रिएट नहीं करेगा। तो फाइबर बोर्ड का इस्तेमाल किया जाता है ताकि साउंड को जो है एब्जॉर्ब कर लिया जाए। हाल ही में ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड A+ रेटिंग किस भारतीय को मिली है? तो हाल ही में जो ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड रेटिंग A+ जो ये मिला है शक्तिकांत दास को, जो RBI के गवर्नर थे। अब RBI गवर्नर कौन है? अभी RBI गवर्नर है संजय मल्होत्रा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नाबार्ड संपूर्ण ग्रामीण वित्त व्यवस्था को समन्वय के लिए शीर्ष संस्थान है। तो नाबार्ड सबसे जो भी ग्रामीण क्षेत्रों में लोन वगैरह की जरूरत है उसके लिए सबसे शीर्ष संस्थान है, तो ये सही बात है। जनधन योजना के अंतर्गत बैंक खाता धारकों को न्यूनतम बैलेंस रखने की आवश्यकता होती है। जनधन योजना 2014 में शुरू किया गया था और इसके अंतर्गत जो बैंक धारक होते हैं उनको शून्य बैलेंस पे ही खाता खुल जाता है, तो ये गलत है। इसमें कोई न्यूनतम बैलेंस रखने की ज़रूरत नहीं होती है। नाबार्ड की बात करें, नाबार्ड है क्या? तो नाबार्ड होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसकी स्थापना कब हुई थी? नाबार्ड की स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को और इसका जो मुख्यालय है वो मुंबई में स्थित है। तो केवल एक इसका सही जवाब हो जाएगा। भारत में वन्य जीव और व्युत्पन्न भागों के अवैध व्यापार को रोकने के लिए कौन सा अधिनियम लाया गया था? तो पर्यावरण संरक्षण जो है पर्यावरण को बचाने के लिए लाया गया था 1986 में। तो इसका जो अवैध व्यापार को रोकने से कोई लेना देना नहीं था। वन संरक्षण अधिनियम ये वनों के प्रोटेक्शन के लिए लाया गया था। जैविक विविधता अधिनियम की बात करें तो ये जो है ना हमारे आसपास जो जीव जंतु हैं उनको बचाने के लिए लाया गया था 2002 में। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, इसमें जो है अवैध व्यापार को रोकने की बात की गई थी। तो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 जो है ये लाया गया था, जो पौधे पक्षी जो भी हैं इन सब की प्रजातियों को संरक्षण करने का प्रावधान जो है ये करता है। बजट 2024-25 में विकसित भारत की दिशा में कितनी प्राथमिकताओं की परिकल्पना की गई है? तो प्रायोरिटीज़ कितनी हैं? तो 9 प्रायोरिटीज़ जो है सरकार के द्वारा अपनाया गया है। 9 चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना है, जिसमें बात करें कृषि पे जुड़ा हुआ या फिर रोजगार को बढ़ाने के लिए या फिर जो है मानव संसाधन के विकास को लेकर, विनिर्माण को लेकर, शहरी विकास, ऊर्जा सुरक्षा, नवाचार, अनुसंधान, इन सब से रिलेटेड जो है बातें यहाँ पे रखी गई हैं। इन सब चीज़ों पर ज़्यादा जोर दिया जाएगा। सैंधव सभ्यता स्थल सुतका-गिंडोर निम्न में से किस नदी के किनारे है? तो सुतका-गिंडोर जो है ये दशक नदी के किनारे है, ठीक है। ये सैंधव सभ्यता की बात हो रही है यहाँ पे। इसके अलावा अगर बात करें हड़प्पा जो है
हड़प्पा किस नदी के किनारे है? तो हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे। उसके अलावा कालीबंगान घाघर नदी के किनारे है। मोहनजोदाड़ो जो है ये सिंधु नदी के किनारे है। रोपड़ सतलज नदी के किनारे है। तो ये सब थोड़ा सा शहर और नदी किस नदी किनारे ये भी ध्यान रखिए। पंचायत के प्रधान, प्रमुख तथा अध्यक्ष के पदों में महिलाओं के लिए जिन अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ी जाति की महिलाएं सम्मिलित हैं, आरक्षण से उनके क्रियाकलाप में सुस्पष्ट परिवर्तन। बिल्कुल, तो जब आरक्षण दिया गया तो उनके क्रियाकलाप में, उनके वर्किंग तरीकों में जो है हमें परिवर्तन देखने को मिलता है। तो ये सही है स्टेटमेंट। ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं इस आरक्षण की मांग लंबे समय से कर रही हैं। तो लंबे समय से मांग तो चल रहा है, लेकिन सिर्फ ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं की बात नहीं हो रही है। तो यहाँ पे ये गलत है, यहाँ पे जो है ए सही है लेकिन आर गलत है। तो ये चीज़ है। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास निम्न में से किसके द्वारा किया गया? तो सर्वप्रथम कल्याण के द्वारा जो है कोशिश किया गया चीज़ों को, ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का। ठीक है, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था राजतरंगिणी। ओके, उसके अलावा बात करें चाणक्य ने अर्थशास्त्र लिखा। पाणिनि जो अष्टाध्यायी लिखा। ठीक है, और अष्टाध्यायी में लिपि शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया। पतंजलि ने योग के बारे में जानकारी दी। तो ऐसा DRDO क्या होता है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। DRDO ने भारतीय सेना के लिए सर्वत्र नामक सिस्टम लॉन्च किया। ये किससे संबंधित है? तो ये जो सर्वत्र है ना, ये मोबाइल ब्रिज सिस्टम से संबंधित है। कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना किसके नेतृत्व में की गई थी? तो कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना की बात करें तो JP नारायण ने जो है 17 मई 1934 को पटना में एक बैठक बुलाया, जिसके बाद से जो है कांग्रेस समाजवादी पार्टी या कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की जो स्थापना की गई। ठीक है, इसके बाद जो JP नारायण थे उनको महासचिव बना दिया गया और जो आचार्य नरेंद्र देव थे उनको अध्यक्ष बना दिया गया। तो बोल सकते हैं कि दोनों के द्वारा ही इसकी शुरुआत की गई है। JP नारायण महासचिव बने और अध्यक्ष कौन बना? आचार्य नरेंद्र देव। हाउ टू प्रिवेंट नेक्स्ट पैंडेमिक के लेखक का क्या नाम है? तो हाउ टू प्रिवेंट नेक्स्ट पैंडेमिक्स की बात करें तो ये लिखा गया है बिल गेट्स के द्वारा। ठीक है, उसके अलावा कुछ अन्य पुस्तक जैसे कि गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, ये किताब किसके द्वारा लिखा गया? नवदीप सिंह गिल के द्वारा। द लेजेंड ऑफ बिरसा मुंडा तुहिन ए सिन्हा और अंकिता वर्मा के द्वारा लिखा गया है। तो थोड़ी ये सब किताबें ध्यान रखिए। मैग्डालेना नदी दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी घाटी नदी में से एक है। ये किस देश से होकर गुजरती है? मैग्डालेना नदी की बात करें तो इसको जो है ना MCD लेना नदी के नाम से भी जाना जाता है और ये दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी घाटी में से एक है और ये कोलंबिया से होकर गुजरती है। ठीक है, ऑक्ट्रॉय क्या है? तो ऑक्ट्रॉय की बात करें तो ऑक्ट्रॉय जो होता है ना, ये टैक्स होता है, कर होता है, स्थानीय टैक्स होता है जो किसी भी शहर या नगर निगम की सीमा में जब भी कोई व्यापार के लिए प्रवेश करता है ना, सामान बेचने के लिए, तो उस सामान पे ये टैक्स लगाया जाता है, ऑक्ट्रॉय। ठीक है, अगर इतिहास की बात करें तो ये ऑक्ट्रॉय की शुरुआत हुई थी रोम से। भारत भी जो है बहुत सारी जगहों पे ऑक्ट्रॉय शुल्क लगाता था, लेकिन 1 जुलाई 2017 के बाद से सब ये खत्म हो गया और इसके बदले क्या आ गया है? GST। हाल ही में किस राज्य के तटीय गांव को यूनेस्को द्वारा सुनामी रेड्डी के रूप में मान्यता दी गई है? तो उड़ीसा जो है ना, उड़ीसा के 24 तटीय गांवों को यूनेस्को ने सरकारी जो महासागरीय आयोग है इसको जो है सुनामी के लिए तैयार, सुनामी रेड्डी बोलते हैं इसको, सुनामी के लिए तैयार, मतलब कि इसने अपने आप को ज़्यादा डेवलप कर लिया है सुनामी से प्रोटेक्ट करने के लिए। तो इस चीज़ को जो है इसको मान्यता दिया गया है, उड़ीसा 24 तटीय क्षेत्रों को, गाँव को। किस संशोधन द्वारा नेताओं के दल बदल पर प्रतिबंध लगाया गया? तो संविधान का 52वां संशोधन कानून ये आया 1985 में और इसी बदलाव, इसी अमेंडमेंट के द्वारा, संशोधन के द्वारा जो है जो भी नेता चुनाव जीतने के बाद अपनी पार्टी बदल रहे हैं उनको रोकने के लिए ये बदलाव किया गया,
ताकि जैसे मान लो कोई नेता है किसी पार्टी से जीता और जीतने के बाद वो अपना पार्टी बदल दे रहा है, तो कहीं ना कहीं ये जनता के साथ छल हो रहा है, तो इसी छल को रोकने के लिए जो है ये फेरबदल कानून जो है लाया गया था। एंटी डिफेक्शन लॉ इसको कहते हैं। तो ये चीज़ है। उसके अलावा संविधान का 42वां संशोधन की बात करें तो इसको लघु संविधान कहते हैं। 42वां संशोधन जो है ना, इसको लघु संविधान कहा जाता है। और ये कब आया था? तो 1976 में आया था। और इसमें बहुत सारे बदलाव किए गए थे संविधान में। कुछ अन्य शब्दों को जोड़ा भी गया, जैसे समाजवादी शब्द जो होता है, धर्मनिरपेक्ष शब्द, अखंडता, ये शब्द यहाँ पर जो है जोड़ा गया। उसके अलावा जो फंडामेंटल ड्यूटीज़, जो मौलिक कर्तव्य हैं, उनको भी शामिल किया गया था। उसके अलावा संविधान का 44वां संशोधन ये कब आया? तो 1978 में आया। और इसमें जो संपत्ति का अधिकार है ना, उसको मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। 61वां संशोधन कानून ये आया 1988 में। और इसके तहत जो वोट देने की उम्र होती है 21 वर्ष से पहले, उसको घटा के 18 वर्ष कर दिया गया। निम्न में से कौन से उत्तक कोशिका पादपों में विभाजन के योग्य हैं? तो जो विभाजित हो जाते हैं, मतलब एक कोशिका विभाजित होकर जो है 1 से 2 बन जाता है, तो ये किसमें होता है? ये मेरिस्टेम कर सकता है। विभोजक जो है इसके अंदर विभाजन करने की क्षमता होती है। पैरेन्काइमा, जाइलम, फ्लोएम ये सब विभाजन नहीं करते हैं। किस विश्व विरासत इमारत को मुगल वंश के कब्रिस्तान के रूप में लोकप्रियता मिली? तो यहाँ बात किया जाए, हुमायूं का मकबरा जो है इसको जो है मुगल वंश के कब्रिस्तान के रूप में लोकप्रियता प्राप्त है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मुगल वंश के बहुत सारे लोग जो है दफनाए गए हैं, जैसे कि बड़ा बेगम हो गया, दारा शिकोह हो गया, जहांगीर शाह हो गया, तो सबको जो है यहाँ पर दफनाया गया है। ठीक है। इसका निर्माण कब हुआ था? इसका निर्माण हुआ था 1565 में। किसके द्वारा? तो हुमायूं की जो विधवा बेगम थी जिसका नाम था हाजी बेगम, उनके द्वारा जो है ये बनवाया गया था। ठीक है। तो इसीलिए तो यहाँ बहुत सारे मुगल वंशज को दफनाया गया है, इसीलिए जो इसको बोलते हैं मुगल वंश के कब्रिस्तान। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए साझा न्यायालय का गठन किस 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए साझा न्यायालय का गठन केंद्र सरकार द्वारा किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो सबसे बोला जा रहा है अनुच्छेद 233। अनुच्छेद 233 में क्या बोला गया? जो जिला न्यायाधीश होते हैं ना, जो लोकल लेवल पे न्यायाधीश हैं, तो जिला न्यायाधीश को किस तरीके से जो है उनको अपॉइंट किया जाएगा, ये सब जिम्मेदारी किसकी है? राज्यपाल की है। राज्यपाल उच्च न्यायालय के से सलाह मशवरा लेकर जो है लोकल लेवल पर न्यायाधीशों को नियुक्त करता है। तो ये अनुच्छेद 233 में है। अनुच्छेद 231 की बात करें तो अनुच्छेद 231 में बोला गया कि जो केंद्र ये संसद है, संसद 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए जो है एक साझा न्यायालय का गठन कर सकता है। ठीक है। तो ये 231 में है। उसके अलावा बात करें 331, तो 331 में क्या बोला गया है? जो भारतीय जो एंग्लो इंडियन होते हैं ना, उनके लिए 2 सदस्यों को अपॉइंटमेंट जो है वो किसके द्वारा किया जाएगा? तो अपॉइंट किया जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा। तो इस बारे में जानकारी 331 से मिलता है। उसके अलावा जो है अनुच्छेद 280 की बात करें तो इसमें वित्त आयोग के बारे में जानकारी दी जाती है, वित्त आयोग से जुड़ा हुआ। अच्छा, अभी जो है 16वां वित्त आयोग चल रहा है। इसके अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष हैं अरविंद पंगड़िया। सबसे कम आयु में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का रिकॉर्ड किस भारतीय महिला ने द्वारा बनाया गया है? तो सबसे कम उम्र में माउंट एवरेस्ट चढ़ने का पहले रिकॉर्ड था डिक्की डोल्मा के द्वारा, जो 19 वर्ष में चढ़ी थी। लेकिन अभी हाल ही में जो है काम्या कार्तिकेयन द्वारा जो है 16 वर्ष की उम्र में माउंट एवरेस्ट चढ़कर जो है रिकॉर्ड कायम किया गया है। काम्या कार्तिकेयन। मॉम शब्द हाल ही में किससे संबंधित है? तो मॉम शब्द की बात करें तो इसका मतलब होता है मार्स ऑर्बिटर मिशन। मार्स ऑर्बिटर मिशन, तो ये मंगल ग्रह पे जाने का मिशन था जो भारत सरकार के द्वारा जो है शुरू किया गया था। ये 2013 में शुरू हुआ था और 2014 में ये संपन्न हुआ। 2014 सितंबर 2014 में जो है मंगलयान पहुंच गया था मार्स के कक्षा में। ठीक है। शुरुआत हुआ था ये 5 नवंबर 2013 को और मंगलयान पहुंचा कब? 24 सितंबर 2014 को जो है मंगलयान मार्स के कक्षा में पहुंच गया था। तो मॉम शब्द मंगलयान से जुड़ा हुआ है। पेरिस 2024
ओलंपिक समापन समारोह में भारत की ध्वजावाहक कौन थी? तो भारत की ध्वजावाहक थी मनु भाकर। इन्होंने जो 2 रजत पदक जीता था और इसी उपलक्ष्य में जो है इनको ये उपलब्धि हासिल हुई। पेरिस ओलंपिक की बात करें तो 26 जुलाई से लेकर जो है 11 अगस्त 2024 तक जो है ये कार्यक्रम चला। इसके शुभंकर कौन थे? इसका जो है शुभंकर था फ्रीज। फ्रीज एक प्रकार की टोपी होती है और ये टोपी जो है ना स्वतंत्रता का प्रतीक होता है, तो इसका शुभंकर था फ्रीज। अच्छा, ये तो समापन समारोह में मनु भाकर थी। शुरुआती जो समारोह हुआ उसमें फ्लैग बेयरर कौन थे? उसमें ध्वजावाहक कौन थे? तो शरद कमल। ये शुरुआती समारोह में जो है ध्वजावाहक थे। ठीक है, तो ये चीज़ है। अच्छा, भारत ने पेरिस ओलंपिक 2024 में कितना पदक जीता? तो भारत ने 6 पदक जीता, जिसमें से 1 सिल्वर और 5 जो है ब्रॉन्ज है। मध्यकाल में भारत आए ईरानी यात्रियों में से एक धर्माचार्य था, तो ये थे मुल्ला बहबहानी। मुल्ला बहबहानी जो है भारत में 3 बार आए, 1807 में, फिर 1808 में और 1809 में। तो ये 3 बार आए और इन्होंने एक किताब लिखी मिराते अहबल ए जहानामा, जिसमें जो है इन्होंने भारत के बारे में बताया और इसमें बिहार के बारे में भी जानकारी मिलती है। ठीक है, यदि x का 125% 100 है तो x का मान क्या होगा? तो x का 125%, परसेंट का मतलब होता है बट्टे 100, ये हो गया 100। तो काटो यहाँ से 25 पचे 25 चौका 5 20 जा, तो x हो गया 20 × 4 20 चौका 80, तो 80 हो जाएगा। जालियांवाला बाग नरसंहार का दोषी जनरल डायर किसके द्वारा मारा गया? तो जनरल डायर जो है ये 1940 में जो है उधम सिंह द्वारा मारा गया था। जनरल ओ डायर, तो जनरल ओ डायर जो थे मेनली, इन्होंने 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जालियांवाला बाग में एंटर करते हैं और वहाँ पे एक छोटा सा द्वार था, उसको बंद करवा दिया गया। लोगों को बोला नहीं गया कि आप हट जाओ यहाँ से, और इन्होंने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। लोग वहाँ पे शामिल क्यों हुए थे? तो लोग शामिल इसलिए हुए थे क्योंकि एक तो वैशाखी का त्यौहार था, उसके अलावा जो है जो रॉलेट एक्ट आया था इसके खिलाफ भी प्रदर्शन करना था। सत्यपाल किचलू और सैफुद्दीन जो है इनको अरेस्ट कर लिया गया था और इससे लोग वहाँ जो है विरोध कर रहे थे। अपस्फीति को नियंत्रित करने के लिए मुद्रा आपूर्ति हेतु निम्न में से कौन कौन से जो है उपाय किए जाते हैं? तो अपस्फीति होता क्या है? तो वस्तु और सेवाओं की जो आपूर्ति अधिक है लेकिन उस स्थिति में पर्याप्त मुद्रा नहीं होता है ना, चीज़ें तो उपलब्ध हैं लेकिन पर्याप्त मुद्रा ना हो, तो इसी को अपस्फीति कहते हैं, डिफ्लेशन। तो इससे क्या होगा? तो सरकारी व्यय में वृद्धि, सरकार पैसा बढ़ाने लगता है, खर्चा ज़्यादा करेगा ताकि ज़्यादा पैसा मार्केट में आए, लोगों के पास पैसा ज़्यादा है। निम्न बैंक दर घटा दिया जाता है ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोन लें, तो ज़्यादा लोन लेंगे तो ज़्यादा पैसा मार्केट में आएगा। मांग बढ़ाने के लिए करों में कमी, डिमांड को बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है? टैक्स कम कर दिया जाता है। टैक्स कम रहेगा, सस्ता हो गया था तो लोग खरीद लेंगे। तो ये सभी किया जाता है मुद्रास्फीति को नियंत्रण करने के लिए। राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार की स्थापना किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? तो ये शुरू किया गया है खान मंत्रालय के द्वारा जो है ये शुरू किया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ माइनिंग। सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश से ली गई है? तो सर्वोच्च न्यायालय की जो व्यवस्था है ये लिया गया है अमेरिका से। ठीक है, इसके अलावा अमेरिका से और क्या क्या चीज़ें ली गई हैं? तो जैसे कि मौलिक अधिकार जो फंडामेंटल राइट्स हैं, उसके अलावा जो संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निर्वाचित राष्ट्रपति और उनका महाभियोग। ठीक है, तो ये सब जो है अमेरिका से लिया गया है। ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन से लिया गया है जैसे जो संसद प्रणाली है, उसके अलावा जो है एकल नागरिकता और विधि का शासन, मंत्रिमंडल प्रणाली, तो ये सब लिया गया है। आयरलैंड से लिया गया है नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति के निर्वाचक जो मंडल होते हैं उनके बारे में जानकारी। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा ली गई है, समवर्ती सूची का प्रावधान लिया गया है, तो ये सब। CCI कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने हाल ही में फ्लिपकार्ट में हिस्सेदारी हासिल करने के लिए किसे मंजूरी दिया हुआ है? तो ये मंजूरी मिला हुआ है अल्फ़ाबेट को। ठीक है, अल्फ़ाबेट का एक सहायक कंपनी है जिसका नाम है शोरलाइन इंटरनेशनल होल्डिंग्स। तो ये जो शोरलाइन इंटरनेशनल होल्डिंग्स है इसने जो है फ्लिपकार्ट में हिस्सेदारी हासिल की है और कॉम्पिटिटिव कमीशन ऑफ इंडिया ने जो है इसकी मंजूरी दे दी है। भीमराव अंबेडकर जो है ये इंडिपेंडेंट
लेबर पार्टी से जुड़े हुए थे। तो भीमराव अंबेडकर इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, जिसका गठन हुआ था 1936 में। सिकंदर हायत खान की बात किया जाए तो सिकंदर हायत खान जो है ये यूनियनिस्ट पार्टी से जुड़े हुए हैं, ठीक है, और इसका गठन 1923 में हुआ था। वहीं अगर फैजुल हक की बात करें तो ये कृषक पार्टी से जुड़े हुए हैं और इसका जो गठन है, पार्टी का गठन जो है 1929 के समय हुआ था। खलील कुजामा की बात करें तो ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग से जुड़े हुए हैं। तो ए का 4, बी का जो है 3 और ये तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऐतिहासिक लेखों का संरक्षण विज्ञान के किस शाखा के अनुसार आता है? तो मुद्रा शाखा। मुद्रा शाखा में मुद्रा का अध्ययन किया जाता है, पैसा जो होता है ना, पुराने जो पैसे वगैरह मिलता है उनका अध्ययन किया जाता है। प्रतिमा विज्ञान, जिसमें जो है जो चित्र और ये सब मिलता है उसको जो है समझा जाता है, उसको पढ़ा जाता है। एपिग्राफी, ये है लेखों का संरक्षण। एपिग्राफी में जो भी हमें हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स मिलते हैं, जो लेख मिलते हैं, उसको सुरक्षित रखने का और उसके बारे में अध्ययन करने का जो शाखा है एपिग्राफी। म्यूजियोलॉजी म्यूजियम से जुड़ा हुआ शब्द है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारतीय अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र का हिस्सा कितना रहा? तो देखिए, जो पैसा बनता है तो वो 3 क्षेत्रों से बनता है। प्राथमिक सेक्टर हो गया, द्वितीयक सेक्टर हो गया, उसके अलावा तृतीय क्षेत्र। तो प्राथमिक क्षेत्र में कौन आता है? जैसे कि कृषि वगैरह हो गया। तो कृषि वगैरह से कितना पैसा बन रहा है? तो इस बार बना है 17.7%। उसके अलावा जो बात किया जाए, जो द्वितीय क्षेत्र है जिसमें जो है उद्योग वगैरह आता है, तो उद्योग से कितना पैसा मिल रहा है? तो उद्योग से मिल रहा है 27.6%। उसके अलावा जो है सेवा क्षेत्र से कितना पैसा बना है? तो 55% जो है पैसा सेवा क्षेत्र से बना है। सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी हमारे जीडीपी में सेवा क्षेत्र का ही है। हाल ही में चर्चा में रहा ब्लू लाइन किन 2 देशों के सीमाओं के बीच मध्य स्थित है? तो ये स्थित है इजराइल और लेबनान के बीच में। इजराइल और लेबनान के बीच में इसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा जो है ना 2000 में बनवाया गया था, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि इजराइल और लेबनान पूरी तरह से हट गए हैं, दोनों जो है सेपरेट हो गए हैं। तो इजराइल और लेबनान के बीच में जो ब्लू लाइन बनवाया गया था 2000 में संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने मैसूर को किस वर्ष अपने अधिकार क्षेत्र में शामिल किया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने जो है मैसूर को 1831 में जो है अपने अधिकार क्षेत्र में शामिल कर लिया गया था। मैसूर की बात करें तो मैसूर और ब्रिटिशर्स के बीच में 4 गो युद्ध हुआ, जिसमें जो चौथा युद्ध हुआ ये 1799 में ख़त्म हुआ और इसके बाद से जो है सब्सिडरी अलायंस साइन कर लिया गया मैसूर के साथ। सब्सिडरी अलायंस, सहायक गठबंधन। और फिर मैसूर जो है कहीं ना कहीं अंग्रेज़ों के अधीन हो चुका था, लेकिन इस पर कब्जा नहीं किया गया, पूरी तरह से कब्जा किया गया लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा 1831 में। विलियम बेंटिक किस लिए जाने जाते हैं? तो इन्होंने सती प्रथा का ख़त्म किया था 1829 में। भारत और अमेरिका के बीच हाल ही में होने वाला संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये आयोजन हुआ है राजस्थान में। ये 20वां संस्करण था, ठीक है। और ये युद्ध अभ्यास की शुरुआत कब से हुई है? 20वां संस्करण है, इसकी शुरुआत 2004 से हुआ था। 77वां भारतीय सेना दिवस का थीम क्या है? तो 77वां भारतीय सेना दिवस का थीम है समर्थ भारत सक्षम भारत। सेना दिवस मनाया कब जाता है? तो सेना दिवस मनाया जाता है 15 जनवरी को। एशिया का सबसे बड़ा इथेनॉल फैक्ट्री कहाँ बनाया जा रहा है? तो एशिया का सबसे बड़ा इथेनॉल फैक्ट्री बिहार में स्थापित किया जा रहा है। बिहार के किस जिले में? जमुई जिले में, ठीक है, और जमुई में चकाई क्षेत्र में। मेवाड़ भील आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? मेवाड़ भील आंदोलन का नेतृत्व जो है मोतीलाल तेजावत के द्वारा जो है किया गया था, ठीक है। ये आंदोलन हुआ कब था? तो ये आंदोलन हुआ था 1922 में, मेवाड़ भील आंदोलन, ठीक है। इसके अलावा बात करें नील विद्रोह। नील विद्रोह के नेता कौन थे? तिरुत सिंह, ठीक है। रंपा विद्रोह के नेता कौन है? सीताराम राजू। रामोशी विद्रोह जिसके नेता हैं चित्तर सिंह। उसके अलावा चेरो विद्रोह भूषण सिंह।
हाल ही में किस देश के द्वारा राइट टू डिस्कनेक्ट कानून पास किया गया है? तो राइट टू डिस्कनेक्ट कानून पास किया गया है ऑस्ट्रेलिया के द्वारा, ठीक है, जिससे जो वहाँ के कर्मचारी जो है ना कुछ घंटों के लिए काम से संबंधित जो भी चीज़ें हैं सबको अनदेखा कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए वन का प्रकार है? तो सबसे फैला हुआ क्षेत्र है ये उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, जो ज़्यादातर जो है मध्य प्रदेश, उड़ीसा, इन सब क्षेत्रों में ज़्यादा पाया जाता है उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। विजयनगर साम्राज्य की राजभाषा निम्न में से क्या थी? विजय साम्राज्य की बात करें तो ये जो है ना 1336 ईस्वी में स्थापित किया गया था हरिहर और बुक्का के दो भाई थे, इनके द्वारा, हरिहर और बुक्का के द्वारा, ठीक है। ये चीज़ है, ये साम्राज्य 1336 से लेके जो है 1646 ईस्वी तक दक्कन क्षेत्र में रहा, ठीक है। उसके अलावा जो है इसका राजभाषा था तेलुगु। और आगे जाके जो विजय साम्राज्य 4 राजवंशों ने यहाँ पे शासन किया है। कौन कौन से 4 राजवंश हैं? तो संगम राजवंश, सल्लुव राजवंश, तुल्लुव राजवंश और आरवीडू राजवंश जो है यहाँ पर रूल किया है इन लोगों ने। यकृत, अंडे और मछली सहित विभिन्न खाद्य पदार्थों में पाए जाने वाला जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है जो शरीर में रक्त और तंत्रिका कोशिका को स्वस्थ रखने में मदद करता है? तो ये है विटामिन B12, ठीक है। ये जो है ये जल में घुलनशील भी है और शरीर में रक्त और तंत्रिका कोशिका को स्वस्थ रखने में ये मदद करता है, विटामिन B12। 3 अंकों की वो बड़ी संख्या कौन सी होगी जिससे 6, 9 और 12 में से प्रत्येक से भाग देने पर हर दशा में शेष जो है 3 ही बचेगा? अच्छा, तो 6, 9 और 12, सबसे तो इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। तो इसका एलसीएम कितना हो जाता है? तो 6, 9 और 12 का एलसीएम हो जाता है 36। अब 3 अंकों की बड़ी संख्या पता करना है। तो 3 अंकों का सबसे बड़ा संख्या कौन कौन सा है? 9, 9, 9, ये 3 अंकों का सबसे बड़ा संख्या हो गया। इसको डिवाइड कर देते हैं 36 से। तो 36 दूनी 72, 7, 27 और 36 बचे 36, 70, 7, 6, 42, 7, 3, 21 और 52, 25 हो गया। तो ये हो गया 7, 27 शेषफल बच गया। तो 999 में से हम क्या करेंगे, जो शेषफल होता है उसको घटा देते हैं, या जो बच गया शेष बच गया उसको घटा देंगे। तो 9 में से 7 गया तो 2 और 9 में से 2 गया तो 7, 272। अब बोला क्या कि भाग देंगे तो शेष 3 बचना ही चाहिए। तो 972 वो संख्या है जो पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा। तो हमें बचाना है शेष, तो क्या करेंगे 3 इसमें जोड़ देंगे ताकि जब भी डिवाइड करेंगे 3 बचते जाएगा। तो 975 वो सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी जो तीनों से डिवाइड करेंगे और डिवाइड करने पर 3 जो है शेष बच ही जाएगा। तो ऑप्शन ए। एक बल्लेबाज ने 11 पारियों के रन का एक निश्चित औसत है। तो 11 पारी है और औसत निश्चित दिया हुआ है। तो औसत यहाँ पे फिक्स नहीं किया हुआ है। तो मान लेते हैं औसत कैसे निकालते हैं। तो एवरेज निकालने का तरीका होता है, ऊपर सारे जो डेटा है, सारी जो जानकारियाँ हैं उसको जोड़ देते हैं। तो ऊपर सबको जोड़ देते हैं और बट्टे कर देते हैं जितनी संख्या होती है उससे, ठीक है। तो यहाँ पे जोड़ तो हमें नहीं पता और संख्या हमारे पास है 11। तो सबका जोड़ कितना हो जाएगा? तो सबका जोड़ हो जाएगा 11x, ठीक है। 11 को इधर मल्टीप्लाई कर दें तो 11x हो गया। अब बोला है 12वीं पारी में उसने जो है 129 रन बनाए। तो जो पहले से था रन 11x, उसमें क्या होगा, उसमें 129 और जुड़ जाएगा। टोटल मैच कितना हो गया? पहले से 11 और एक और खेल लिया तो 12 मैच। अब बोल रहा है कि जब इसका मीन निकालोगे तो मीन पहले के मुकाबले 9 अंक बढ़ जाएगा। तो पहले से मीन था x प्लस 9, सॉल्व कर लो। तो 11x प्लस 129 ये हो जाएगा 12x प्लस 12 9 108। 11 को उधर ले जाओ, 108 को इधर ले आओ। तो यहाँ पे 12 में से 11 जाएगा तो x, और 108 जब इधर आएगा तो 129 माइनस 108 ये हो जाएगा 21। तो पहले मीन था 21। राम तथा श्याम के चालों का अनुपात 3:4 है, ठीक है। तो राम और श्याम इनका स्पीड गिवन है। तो इसका स्पीड मान लो 3x, इसका स्पीड है 4x। अब श्याम किसी दूरी को 24 मिनट में तय करता है। तो टाइम कितना दे रहा है? तो टाइम इसका 24 मिनट है और इसका टाइम हमें निकालना है, इसका टाइम हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? तो हमें पता है कि जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस क्या होता है?
डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। तो यहाँ से पहले आप क्या करो, श्याम का डिस्टेंस निकाल लो। तो श्याम का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 24 इंटू 4x। इतना ही तो दूरी राम भी ट्रैवल करेगा ना। तो राम के लिए जब टाइम निकालना है तो टाइम हो गया डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस है 24 इंटू 4x बटे 3x। x कट गया, 3 बटे 24, 8 चौका 32। तो ये हो जाएगा 32 मिनट लगेगा। ठीक है। एक्स तथा वाई अपनी पूंजी क्रमशः 3:2 अनुपात में निवेश करते हैं। यदि कुल लाभ का 5% दान पात्र में जमा हो जाता है तो एक्स ने 8550 का लाभ प्राप्त किया। तो कुल लाभ कितना हुआ? तो मान लो शुरुआती जो पैसा था, लाभ था, वो 100 रुपया लाभ हुआ। अब इसमें से 5% चला गया कहाँ, दान पात्र में। तो 5% मिलेगा नहीं। तो 100 का 5% कितना होगा? तो 100 का 5% 5 ही होता है। तो इसमें से 5 घटा लो तो 95 रुपया जो है ये बटेगा। अब 95 रुपये कैसे बट रहा है? तो 3 और 2 के अनुपात में। जिस अनुपात में आप इन्वेस्ट करोगे उसी अनुपात में प्रॉफिट बटेगा। तो 3 और 2 के अनुपात में बटेगा। तो यहाँ पे अगर बात किया जाए एक्स, तो एक्स को कितना मिलेगा, 3/5। 3/5 क्यों? 3 तो उसको मिलेगा ही और टोटल भाग कितना है, 5 भाग है। 3/5 इंटू 95, 19, तो 57। तो एक्स को मिलना चाहिए 57 रुपया, लेकिन एक्स को मिला कितना है, 8500। तो कहने का मतलब ये हो जाता है 57 यूनिट का वैल्यू कितना है, 57 यूनिट का वैल्यू है 8550। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना है? तो ज़्यादा का दिया, 1 का निकालना है तो डिवाइड कर देते हैं। ठीक है। तो इसको डिवाइड करेंगे तो 57 एकम 57, फिर जो है ये बचा 50, 150 आ जाएगा। तो 100 यूनिट का निकालना है। तो 100 यूनिट कितना हो जाएगा, 150 गुना 100। तो ये हो जाएगा 15,000। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सही हो जाएगा। 15,000 टोटल लाभ प्राप्त हुआ है। अकबर द्वारा जीते गए प्रदेशों को कौन सा मेल जो है वो सुमिलित नहीं है? तो यहाँ बात करें तो कंधार जो है ये सही सुमिलित जो है नहीं है। कंधार जीता गया था 1595 में। कलिंजर का ठीक है, कश्मीर भी ठीक है, सिंधु भी ठीक है, लेकिन ये चीज़ है। इसके अलावा जो है चुनार, अकबर ने चुनार पे जीत हासिल की थी 1562 में। बिहार पे जीत हासिल किया था 1574 से लेके जो है 76 के बीच में। ठीक है। शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अलग अलग कैलोरी की मात्रा किस समिति ने के द्वारा जो है निर्धारित किया गया था? तो वाई के अलग समिति के द्वारा जो है ये निर्धारित किया गया था। वाई के अलग समिति की बात करें तो 1979 में जो है ये समिति का गठन किया गया था और इसका मेन उद्देश्य था कि एक तो दोनों के लिए गरीबी रेखा का निर्धारण करना और साथ ही साथ जो है दोनों के पोषण के बारे में भी जो है थोड़ा बहुत छानबीन करना, कितना पोषण किसी लिए क्या सही है, ये सब के बारे में सजेशन देना। निम्नलिखित में से कौन सा गर्म धारा है? तो गर्म धारा है गल्फ स्ट्रीम। ये जो फाकलैंड धारा है, कैनरी और लैब्राडोर है, ये सब कोल्ड है, ठंडी धाराएं होती हैं। लेकिन वहीं गल्फ स्ट्रीम की बात करें, गल्फ स्ट्रीम जो है ये गर्म धारा होता है। इसके अलावा जो है अलास्का धारा हो गया, सुशीमा धारा हो गया, ब्राज़ीलियन धारा, ये सब जो है गर्म धाराओं में से आती हैं। ठीक है। जो मेनली गर्म जगह से निकलता है ना पानी की धाराएं, तो वो गर्म धाराएं होती है। जो ठंडी क्षेत्र से निकलता है वो ठंडी धाराएं होती हैं। उसके अलावा जो लैब्राडोर, वेनेजुएला, हम्बोल्ट, पेरुवियन, ये सब जो है ठंडी धाराएं होती हैं। बोगी तथा कैंडी शब्दावली किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो ये जुड़ा हुआ है गोल्फ से। बोगी और कैंडी जो है ये गोल्फ से जुड़ा हुआ है। जुलाई 2024 में किस देश के सुलावेशी द्वीप पर पुरातत्व बिंदु द्वारा दुनिया की सबसे पुरानी गुफा की खोज की गई है? तो ये है इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया के सुलावेशी द्वीप से जो है ना लगभग 51,200 वर्ष पुरानी कलाकृति प्राप्त हुई है। तो इंडोनेशिया। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1942 में रास बिहारी बोस के द्वारा। ठीक है। और कहाँ पर किया गया इसका स्थापना? टोक्यो, जापान। तो टोक्यो, जापान में जो है इसका स्थापना किया गया था। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? मुख्य उद्देश्य ये था ना कि जो भारत है इसको ब्रिटिश शासन से आज़ादी दिलवाना। ठीक है, ये चीज़ है। आगे जाके जो है सुभाष चंद्र बोस भी जो है इस पार्टी में जुड़ेंगे। ऑक्सफोर्ड की ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024 में विश्व का सर्वोत्तम शहर कौन सा है? तो विश्व का सर्वोत्तम शहर है न्यूयॉर्क। ठीक है।
उसके अलावा बात करें दिल्ली, दिल्ली को इसमें कौन सा रैंक मिला, तो दिल्ली को इसमें रैंक मिला 350। मुंबई का क्या स्थान रहा, 427। उसके अलावा भारत से बेंगलुरु भी जो इसमें शामिल हुआ, बेंगलुरु को रैंक मिला 411। निम्नलिखित में कौन सा भारतीय संविधान में एक मौलिक कार्य नहीं है, तो देश की संप्रभुता को बनाए रखना। सबसे पहले मौलिक कार्य को जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है। तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है मौलिक कार्यों को जोड़ा गया था। ये इसमें बात किया गया देश की संप्रभुता को बनाए रखने के लिए, ये है मौलिक कर्तव्य। स्मारकों की रक्षा करना, तो ये मौलिक कर्तव्य नहीं है। स्मारकों की रक्षा करने की बात करें तो ये जो है ना 49वें अनुच्छेद में इसका जिक्र किया गया है कि लोगों को स्मारकों की रक्षा करनी चाहिए। ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत आता है, ठीक है। भाईचारा को बढ़ावा देना, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, तो ये सब है, लेकिन स्मारकों की रक्षा की बात नहीं की गई है। भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन लोकसभा अध्यक्ष के रूप में प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करता है, तो ये जिम्मेदारी है राष्ट्रपति की। जैसे जब नया लोकसभा आया, ठीक है, तो उस समय तो स्पीकर अभी तय नहीं है, तो राष्ट्रपति तत्काल के लिए किसी को स्पीकर जो है घोषित कर देता है, और वो स्पीकर क्या करवाएगा, वो स्पीकर जो है आने नए स्पीकर के लिए इलेक्शन करवाएगा, चुनाव जो लोग हैं उनके बीच में। तो ये सब, तो राष्ट्रपति जो है प्रोटेम स्पीकर को नियुक्त करता है। दास प्रथा, दास प्रथा नहीं होगा, दास प्रथा। दास प्रथा पर प्रतिबंध किस गवर्नर जनरल के समय लगाया गया था, तो लॉर्ड एलनबर्ग के द्वारा जो है ना ये दास प्रथा को ख़त्म किया गया था 1843 में, तो ये हो जाएंगे लॉर्ड एलनबर्ग। उसके अलावा जो लॉर्ड इरविन के समय शारदा एक्ट आया था, सती प्रथा विलियम बेंटिक ने ख़त्म किया, तो ये सब चीज़ें। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि भारत के राज्य क्षेत्र के सभी प्राधिकारी, दीवानी और न्यायिक उच्चतम न्यायालय की सहायता में कार्य करेंगे, तो ये बात रखा गया है अनुच्छेद 144 में कि जो भी सिविल ऑफिसर्स या जो जुडिशियल ऑफिसर्स, न्यायिक ऑफिसर्स, ये सब उच्चतम न्यायालय की सहायता में कार्य करेंगे। 142 में क्या कहा गया है, तो अनुच्छेद 142 में बोला गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट है ये न्याय करने के लिए, जो भी उच्चतम या सुप्रीम कोर्ट है ये न्याय करने के लिए जो है कोई भी आदेश जारी कर सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ है, बेशक उस पर कानून ना हो, सरकार ने कानून बनाया हो ना बनाया हो, अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि ये करना चाहिए तो सुप्रीम कोर्ट अपने पावर्स का इस्तेमाल करके वैसा कोई भी जो आदेश जारी कर सकता है। तो 142 में इस बात को बोला गया है। 143 अनुच्छेद में क्या है, तो इसके तहत जो है जो राष्ट्रपति होता है अगर उसको कोई सलाह मशवरा चाहिए तो वो उच्चतम न्यायालय से, सुप्रीम कोर्ट से ले सकता है। 146 में किस बात को रखा गया है, तो 146 में बोला गया कि जो भी सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारी कर्मचारी उनके पैसों का जो निर्धारित करना है वो किसको दिया गया है, तो वो दिया गया है संसद को। उसके अलावा जो 148 में कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल के बारे में जो है जानकारी है। जो कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल होता है उसका क्या पावर है, क्या जो है उसका सैलरी है, तो CAG कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, जिसको नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कहते हैं, तो उसके पद के बारे में जो है बताया गया है 148 में। निम्नलिखित में से किसके ऑक्साइड वर्षा जल में मिलकर अम्ल बनाते हैं, जैसे अम्ल वर्षा होता है, तो जो नाइट्रोजन होता है ना ये जब ऑक्सीजन से मिलता है तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाता है, और यही जब पानी में मिलेगा तो नाइट्रिक एसिड बन जाएगा। इसी तरीके से सल्फ़र जो है जब ऑक्सीजन में मिलेगा तो सल्फ़र डाइऑक्साइड ट्राइऑक्साइड बनाता है, और ये जब पानी में मिलेगा तो सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता है, ठीक है। तो ये नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड यही जब पानी में मिल जाते हैं, बारिश के पानी में मिल जाते हैं, तो ये अम्ल वर्षा कहलाता है। तो नाइट्रोजन और सल्फ़र। बिहार विधान परिषद का उपसभापति किसे नियुक्त किया गया है, तो उपसभापति हैं राम बच्चन राय, और सभापति कौन है, तो बिहार विधान परिषद के सभापति हैं अवधेश नारायण सिंह। देश का पहला हिंदी साहित्य संग्रहालय किस राज्य में स्थापित किया गया, तो देश का पहला हिंदी संग्रहालय, साहित्य संग्रहालय जो है ये उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया है, जो आवास विकास परिषद के द्वारा जो है बनाया जा रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ है, ये कहाँ पे बनाया जा रहा है, तो ये वाराणसी में बनाया जा रहा है। भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को किस राज्य सरकार ने DSP नियुक्त किया है, तो तेलंगाना सरकार ने जो है भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को DSP नियुक्त किया है। कौन व्यक्ति हाल ही में मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं, तो अभी मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं ज्ञानेश कुमार, ठीक है, ये राजीव कुमार की जगह लेंगे।
मुख्य चुनाव आयुक्त का जो नियुक्ति वो कौन करता है? तो नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। महिला राष्ट्रीय कोष की स्थापना कब किया गया था? तो महिला राष्ट्रीय कोष की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी मार्च 1993 में, ठीक है। और ये जो है ना 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है इसका निर्माण किया गया था। अभी इसके अध्यक्ष कौन हैं? तो राष्ट्रीय महिला कोष के अभी अध्यक्ष हैं विजया किशोर रहाटकर। वन मिनट ट्रैफिक प्लान किस शहर में लागू किया गया? तो ट्रैफिक जाम को कंट्रोल करने के लिए 1 मिनट ट्रैफिक प्लान लागू किया है शिमला सरकार ने। तो शिमला में जो है इसको लागू किया गया है। शिमला के चीफ मिनिस्टर कौन है? सुखविंदर सिंह सुक्खू। और वहाँ के गवर्नर कौन है? तो शिव प्रसाद शुक्ला जो है वहाँ के गवर्नर हैं। अक्टूबर 2024 तक विदेशी मुद्रा भंडारण फॉरेक्स रिजर्व्स के मामले में निम्नलिखित में से कौन से शीर्ष 4 देश हैं? तो मुद्रा भंडारण के मामले में हाल ही में भारत जो है ये $700 बिलियन से ज़्यादा जो है इसका फॉरेक्स रिजर्व हो चुका है, और ऐसा करने वाला ये चौथा देश बना हुआ है। इससे पहले चीन, जापान और स्विट्ज़रलैंड ये आगे थे। तो ऑप्शन ए जो है वो सही है, ठीक है। चीन, जापान, स्विट्ज़रलैंड और भारत, इनका जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो अधिक है। चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस, द डिसीजन वॉज टेकन बाय मी। तो ये जो स्टेटमेंट ये पैसिव वॉइस में है, काहे कि यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है डिसीजन उस पर ज़्यादा जोर दिया गया है। तो जब भी एक्टिव बनाएंगे तो एक्टिव में हम क्या करते हैं, जो सब्जेक्ट होता है उस पर जोर देते हैं। तो सबसे पहले बाय मी क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा आई। तो यहाँ पे हो जाएगा आई टुक द डिसीजन जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सबसे कम समय तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर जो है रहा? तो सबसे कम समय तक मुख्य न्यायाधीश के पद पे रहे वो हैं कमल नारायण सिंह, जो कि सिर्फ 17 दिनों तक जो है न्यायाधीश के पद पे रहे। वहीं अगर बात करें सबसे ज़्यादा दिनों तक कौन रहे, तो ये हैं यशवंत विष्णु चंद्रचूड़। ये सबसे ज़्यादा दिन तक जो है मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहे, लगभग 2 साल और 5 महीना। एक विलयन का pH मान 3 है। जब pH मान बदलकर 5 हो जाता है तब हाइड्रोजन आयन का सांद्रता कितना होता है? तो देखिए, जितना pH कम होगा उतना ही हाइड्रोजन आयन की सांद्रता होगी, ठीक है। तो जितना pH कम, मतलब pH क्या है? बढ़ गया है, तो हाइड्रोजन आयन में क्या आएगा? कमी आएगा। अब अगर 1 यूनिट से बढ़ता है ना, 1 यूनिट से बढ़ या घट रहा है, तो अंतर कितने का पड़ता है? 10 गुना अंतर पड़ जाता है। तो यहाँ पे 2 यूनिट से बढ़ा है तो 100 गुना अंतर पड़ेगा, तो 100 गुना कम हो जाएगा। तो ऑप्शन सी। एक व्यक्ति तथा उसके पुत्र की आयु का योग 45 वर्ष है। तो मान लो जो व्यक्ति है इसका उम्र मान लेते हैं हम लोग x, तो जो पुत्र है इसका उम्र कितना हो जाएगा? 45 में से x, दोनों का जोड़ 45 था, तो अगर ये x है तो पुत्र 45 में से x हो जाएगा। अब बोला क्या है? 5 वर्ष पूर्व, तो दोनों में से 5 वर्ष घटा दो, व्यक्ति भी 5 वर्ष घट गया, 45 माइनस x माइनस 5, तो 5 वर्ष पूर्व उनका गुणनफल, दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना हो जाएगा? उस व्यक्ति की आयु का 4 गुना था, उस समय उस व्यक्ति की आयु का 4 गुना था, तो 4 इंटू एक्स माइनस 5। यहाँ से देखो इधर भी x माइनस 5, एक्स माइनस 5 कट गया, बचा क्या? 45 में से 5 गया तो 40 माइनस एक्स, इधर है 4, तो इस 4 को इधर लाओगे तो माइनस, इसको इधर प्लस, तो क्या हो गया? 40 में से 4 इज इक्वल टू एक्स, तो x की वैल्यू आ गई 36। तो पिता का उम्र है 36, तो पुत्र का उम्र कितना हो जाएगा? पिता अगर 36 है तो 45 में से 36 घटाओगे तो पुत्र हो जाएगा 9 साल, तो पुत्र का उम्र हो गया 9 साल। तो 36 क्या चाहिए यहाँ पे? पुत्र और व्यक्ति की आयु का अंतर। तो पिता है 36 साल, पुत्र है 9 साल, तो अंतर कितना होगा? 36 में से 9 घटा देंगे, 27 साल का जो है अंतर हमें देखने को मिलेगा, तो 27 वर्ष। उच्चतर तापमानों पर रासायनिक अभिक्रिया तीव्रतर हो जाती है। बात सही है, जब तापमान बढ़ाते हैं तो जो कण होते हैं, कणों की गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, जिसके वजह से जो अभिक्रिया और तेज हो जाएगा। तो उच्चतर तापमानों पर जो है आणविक गति तीव्र हो जाती है, ये भी सही है। आणविक गति जो गतिज ऊर्जा है ना, ये बढ़ जाएगा, तो जिसकी वजह से जो है रासायनिक अभिक्रिया भी बढ़ जाता है। तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे सही है और एक्सप्लेनेशन भी सही है। तो ए और आर दोनों सही हैं, और ए की सही कारण जो है आर है। भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना का विषय क्या था? तो भारत की 12वीं पंचवर्षीय का विषय था तेज, सतत, अधिक समावेशी विकास।
बारहवीं पंचवर्षीय योजना है कब था? 2012 से लेके जो है 2017 तक जो है 12वीं पंचवर्षीय योजना चली थी। ठीक है, हालांकि बीच में इसको रोक दिया गया और जो पंचवर्षीय योजनाएं होती हैं उसको ख़त्म कर दिया गया था 2015 में, क्योंकि इस समय जो है क्या किया गया, जो प्लानिंग कमीशन था, प्लानिंग कमीशन की जगह पे जो है नीति आयोग का गठन कर दिया गया। नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, तो नीति आयोग का जो है गठन कर दिया गया 2015 में। ठीक है, और इस तरीके से पंचवर्षीय योजना कहीं ना कहीं समाप्त हो गया। चलिए, तो ये है हमारा आज का जो क्वेश्चन सिलसिला। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।